हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 8 जून और आज हम 8 जून की बैंकिंग अवेयरनेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को हल्के में नहीं ले रहे होंगे। आपको पता है कल आरआरबी पीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है, राइट। तो आरआरबी पीओ की मेंस जहाँ तक मैंने सुना है, लोग बोल रहे हैं क्योंकि अगस्त में उसका प्री होने वाला है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसका मेंस हो जाएगा, राइट। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर उसका मेंस होता है तो लास्ट 5 मंथ्स कवर कर लीजिए आप। ठीक है। तो अक्टूबर छोड़ दीजिए आप, दैट इज नाउ। फिर अप्रैल मई जून जुलाई और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। इन 5 महीनों की आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको पता है मैं आपको मई के फुल मंथ दे चुका हूँ, मैं आपको जून दे रहा हूँ, मैंने आपको अप्रैल के भी दिए हुए हैं पर अप्रैल का मैं पूरा मंथ नहीं देख पाया हूँ। तो अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं अप्रैल भी आपकी कंप्लीट करा दूंगा डेली बैंकिंग अवेयरनेस की। ठीक है। और भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो 40-50 सवाल जीए के आते हैं उसमें से 50% और मोर देन 50% बैंकिंग बैंकिंग से सवाल पूछे जाते हैं, ये बात तो तय है। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। और मैं आपको आज बता देता हूँ, बिल्कुल मत डरिए। एसबीआई क्लर्क का मेंस 31 जुलाई को हो रहा है। कोई नहीं कर सकता इसको डिले, याद रखिए। 31 जुलाई को मेंस हो रहा है। तो 31 जुलाई को अगर पेपर है तो हमें कवर मार्च से करना पड़ेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 5 महीने। ठीक है। तो चलिए आज 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 मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी, एग्जाम्स जो आ रहे हैं आगे। ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 3-4 खबरें ही हैं। ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी स्टार म्यूचुअल फंड जो है उसने साइन किया है एमओयू किसके साथ, विद GUMCCSL टू डीपन रूरल एंगेजमेंट। ठीक है। देखो, बीएसई से होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्टार म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ, दैट इज गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी काउंसिल सोसाइटी लिमिटेड ने के साथ टाई अप किया है, जो कि एक नांदेड़ कहाँ है, नांदेड़ है महाराष्ट्र में, वहां बेस्ड है। ठीक है। किस लिए किया है? ताकि जो रूरल एंगेजमेंट हो ना उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार म्यूचुअल फंड, इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म, एक सेकंड, distributor platform has signed a memorandum of understanding with Godavari Urban Multi-State Cooperative Society Limited at Nandir to deepen its network of over 70,000 registered distributors school। वो अपनी जो मतलब बेसिकली वही बोला गया, जो उनकी रूरल इंगेजमेंट है उसको वो और तगड़ा करना चाहते हैं और डीप करना चाहते हैं और अंदर तक जाके उसमें मतलब बेसिकली अपनी चीजें फिट करना चाहते हैं और लोगों को समझाना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। ओवर 70,000 रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ा के जो कि अब बढ़ के 70,000 हो गए हैं। किसके भाई साहब? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लगभग 70,000 हो गए हैं। ठीक है। छोटे शहरों में और गांव में, ताकि वो अपनी जो इंगेजमेंट है उसको रूरल एरियाज में बढ़ा पाए। ठीक है। GUMCCSL, which is Godavari Urban Multi-State Credit Cooperative Society Limited, was established in 2013, 2013 में established हुई थी, and is an autonomous association of people united voluntarily to meet their mutually, socially, economically, culturally, professionally and personal aspirations। ठीक है। तो बेसिकली जो ये है गोदावरी अर्बन मल्टी सेक्टरल, ये जो है गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो है, ये एक 2013 में स्टेब्लिश हुई थी और ये एक ऑटोनोमस एसोसिएशन है जिसमें लोगों ने आके वॉलंटरीली ज्वाइन किया था। क्यों किया था? ताकि उनको अपना म्यूचुअल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और प्रोफेशनल पर्सनल एस्पिरेशन जो थे उसको फुलफिल करने थे, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो मैंने आपको बताया कि बीएसई स्टार एमएफ है, जो कि जिसने एमओयू साइन किया है GUMCCSL के साथ, ताकि वो डीपन कर पाए अपने रूरल एंगेजमेंट को। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहती है ऐसा ये? तो टू प्रमोट द कोऑपरेशन बिटवीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार म्यूचुअल फंड एंड रूरल मार्केट्स। तो ताकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार म्यूचुअल फंड जो है और रूरल मार्केट्स के बीच में एक समन्वय बिठाया जा सके, एक बैलेंस बिठाया जा सके। मार्केट्स इन एरियाज लाइक, किस एरियाज में? फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड वेल्थ क्रिएशन के क्षेत्र में। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट गोल है, इन्वेस्टमेंट गोल का मतलब होता है आपको इन्वेस्टमेंट करना ही आपका टारगेट है, राइट। वेल्थ क्रिएशन, आप पैसे कमाना चाहते हो।
ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर ये सारी चीजें आपकी टारगेट हैं, राइट, तो जो बेसिकली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टार म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इन्हीं सब चीजों के लिए उसने जो है एमओयू साइन किया है GUM CCSL के साथ, ताकि वो इसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा पाए और एक अच्छा फायदा वहां से उठा पाए, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार म्यूचुअल फंड एम्स टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, ओके, ये चाहती है कि लोगों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है वो बढ़े by spreading awareness and onboarding new investors among prospective customers in areas primarily rural, ठीक है। बेसिकली उनका ये मानना है कि जो छोटे जगहों पे जो लोग होते हैं उनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट की बिहेवियर को प्रमोट करना है, ताकि हम उनको ऑनबोर्ड ला पाए अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे हमारा भी फायदा हो, उनका भी फायदा हो, और नए इन्वेस्टर्स जो होंगे और या फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो हैं उनसे हम बात करें, उनसे डील करें और उनको क्रैक कर पाए, ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके इन्वेस्ट करें, राइट। तो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, राइट। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्टार म्यूचुअल फंड है उसने एमओयू साइन किया है GUMCCSL विच इज कॉल्ड गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ, ताकि वो अपनी जो इंगेजमेंट है छोटे शहरों में उसको उसको और बढ़ा पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। PSU bank sanctioned 95% of total loans under प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। इसमें बोला गया, पहले तो याद रखिए पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये देखिए, यहाँ देखिए आप, पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, राइट। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है ये बनाया ही गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसके तहत उनको 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है ताकि वो अपने कामों को दोबारा शुरू कर सके। तो अब इसमें डेटा है जिसमें यह बोला गया कि जो 95% जो लोन दिए गए हैं अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम वो स्ट्रीट वेंडर्स को ही दिए गए हैं, राइट, ठीक है। तो ये बना भी उन्हीं के लिए था और अल्टीमेटली अगर उनको फायदा पहुंचा रहा है तो इसकी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव सैंक्शनड 95% ऑफ टोटल लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम टू स्ट्रीट वेंडर्स। PSU bank have sanctioned how many? 23,16,207 loans under this scheme as on 31 मई 2021। 31 मई 2021 तक इन्होंने लगभग 23,16,207 लोन सैंक्शन कर दिए। दिस इज नॉट द अमाउंट, दिस इज द नंबर ऑफ लोन्स दैट हैज बीन सैंक्शनड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। 23,16,207 is not the amount of loan, it is the number of loans that has been sanctioned by the public sector banks, right? The center launched the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme on June 1st last year। जून 1 2020 को ये स्कीम शुरू की गई थी। क्या नाम है इसका? सेंटर ने लॉन्च किया था ये, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम पीएम स्वानिधि भी बोलते हैं, राइट। ये 1 जून लास्ट ईयर 2020 में लॉन्च की गई थी। अंडर स्कीम, इस स्कीम के तहत कोलैटरल फ्री, मतलब कोलैटरल फ्री का मतलब होता है आपको उसके बदले कुछ भी मोर्गेज के तौर पर या फिर कोलैटरल के तौर पर नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो लोन कोलैटरल फ्री मिल जाएगी, वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000 ऑफ 1 ईयर टेन्योर इज बीइंग प्रोवाइडेड। और ये जो लोन होगा ये 10,000 रुपए तक का ही मिलेगा, जिसकी टेन्योर 1 साल होगी, 1 साल के अंदर आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। ये कौन दे रहा है? ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दे रही है बैंकों के गाइडलाइंस पे, सॉरी सरकार की गाइडलाइंस पे, ठीक है। The scheme aims at financing approximately 50 lakh street vendors to resume their businesses। तो इन्होंने बोला है कि हमारा मकसद ये है कि हम लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये लोन स्कीम प्रोवाइड कर पाए ताकि वो अपना बिजनेस जो है दोबारा शुरू कर पाए। पर इसमें एक आयरनी भी है। आयरनी मतलब इसमें एक अच्छी और बुरी चीज दोनों। अच्छी चीज तो ये चलो वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बुरी चीज ये है इन्होंने बोला है कि ये लोन स्कीम सिर्फ उस लोगों के लिए, उस वेंडर्स, उस हॉकर्स के लिए जो रजिस्टर्ड हैं। मतलब आपको पता है कि इंडिया में जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जो रोड पे घूमते ठेले लगाते हैं वो लगभग आई मीन 10-15% भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो स्कीम निकाली वो 15% वेंडर्स के लिए है। बाकी जो 80-85% वेंडर्स हैं जो जो आप इलीगली बोल लो या बिना परमिट के बोल लो, वो ठेले लगाते हैं रोड पे जहां भी, तो उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, ये थोड़ी मोड़ी हेल्प तो करेगी, बट अप्रोक्सीमेटली 70-80% जो वेंडर्स होते हैं वो बिना परमिशन के लगाते हैं ठेला। ठेला लगाए, कुछ भी लगाए, दुकान लगाए, वो बिना परमिशन के लगाते हैं, ठीक है। तो उनको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। SBI sanctions loans of ₹3,725 crore for Noida International Airport,
ठीक है, आपको पता होगा नोएडा में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, ठीक है, जिसको पहले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया था, बट अब इसको चेंज करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दे दिया गया है। तो अब इसको इसको बनने के लिए इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, तो एसबीआई ने 3725 करोड़ लोन सैंक्शन कर दिया है, किसके लिए? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। सो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has sanctioned a loan of rupees 3725 crore with a tenure of 20 years for development of Noida International Airport। याद रखिए 3725 करोड़ का लोन दिया है, किसने दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। किस चीज के लिए दिया है भाई? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिया है। और इस लोन का टेन्योर जो होगा वो 20 साल का होगा। 20 साल के अंदर उनको इस लोन को रीपेमेंट करना पड़ेगा। इन उत्तर प्रदेश विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय द यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये इसको डेवलप करने जा रही है, एंड विल बी द सेकंड एयरपोर्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन, और ये दूसरा एयरपोर्ट होगा एनसीआर में। कूल। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, अ फुली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ Flogfen Zurich AG is the main shareholder of the YAAPL and is injecting rupees 2005 करोड़ into the development of NIA। ठीक है, देखो ज्यूरिक एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल, वो उसकी एक ओन्ड सब्सिडरी है, उसकी एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है Flughafen Zurich AG is the main shareholder of YIAPL। YIAPL का जो मेन शेयर होल्डर है ये है Flughafen Zurich AG, और ये जो है एक मेन सब्सिडरी है ज्यूरिक एयरपोर्ट की। तो अल्टीमेटली जो ये नोएडा एयरपोर्ट बन रही है, इसमें ज्यूरिक एयरपोर्ट जो है उसका रोल है, ठीक है, और वो 2005 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है इनटू द डेवलपमेंट ऑफ एनआईए। ठीक है, चलो। YIAPL now looks forward to the conclusion of the Uttar Pradesh। okay, basically अब क्या हुआ है, YIAPL चाह रही है कि कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं बेसिकली कि जमीन एक्वायर हो गई है, ठीक है, हो रही है कई जगहों पे और कई जगहों पे हो गई है। तो YIAPL चाहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी जमीन एक्वायर करे और जो वहां के लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करे कहीं और पे, और उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट करके हमें वो जमीन खाली करके दे ताकि हम वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर पाए। ठीक है, दिस इज द मोटिव। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये लास्ट स्लाइड है आज की। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट एंड इंपोर्ट्स इन मई 2021। ठीक है, इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट रही, ट्रेड डेफिसिट क्या रहा और इंपोर्ट कितनी रही मई 2021 में। ठीक है, एज पर द डेटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये ऑफिशियल डेटा याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन वो मई 2021 इंक्रीज्ड बाय 67.39%। इंडिया की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 67.39% की इंक्रीमेंट आई है। ठीक है, जो कि यूएस डॉलर 32.21 बिलियन हो गई है अगेंस्ट यूएस डॉलर 19.24 बिलियन इन मई 2020। ये मई 2020 में इसकी वैल्यू 19.24 बिलियन हुआ करती थी, जो अब बढ़ के 32.21 बिलियन हो गई है। ठीक है, इन मई 2020 में इट वाज लाइक 19.24 बिलियन, जो कि अब बढ़ के 32.21 बिलियन हो गई है, राइट, यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं। Imports rose by 68.54%. By God, imports is always greater than export. Export was 67.39. Import is 68.54% to US डॉलर 38.53 बिलियन की इंपोर्ट हो गई है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 32.21 बिलियन की है, जबकि आपकी इंपोर्ट 38.53 बिलियन की हो गई है मई 2021 में, जो कि मई 2020 में 22.86 बिलियन ही थी, 22.86 बिलियन थी, वो बढ़ के 38.53 बिलियन हो गई है। ऑयल इंपोर्ट्स वाज 9.45 बिलियन इन मई 2021। मई 2021 में जो ऑयल इंपोर्ट है वो 9.45 बिलियन है, जो कि पिछले साल 3.57 बिलियन था सेम टाइम में मई 2020 में। तो बहुत ज्यादा इसमें भी बढ़ गया है, पर ये पॉजिटिव न्यूज नहीं, नेगेटिव न्यूज है। ऑयल इंपोर्ट्स नहीं बढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा। ट्रेड डेफिसिट वाज अराउंड 6.32 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट जो सरकार ने बोला था 3-4-5% रहने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है 6.32 बिलियन इन मई 2021 एज एन इंक्रीज ऑफ 74.69% ओवर ट्रेड डेफिसिट ऑफ 3.62 बिलियन इन मई 2021। और मई 2020 में ये 3.62 बिलियन हुआ करती थी। तो ये कुछ डेटा हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको ऐसी और इससे अच्छी वीडियोस और फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आई मीन आज शाम तक होप सो आपको मैं वो वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, अब मैंने सोचा है एक नई चीज करने की, तो आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो में। ठीक है, वो वीडियो बहुत छोटी सी हुआ करेगी, 8 से 12 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हुआ करेगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, और वो वीक में एक ही वीडियो आया करेगी।
फ्लैगशिप वीडियो होगी इस चैनल की, तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आएगी, तो उसको भी लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को तो देखिए ही देखिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे हेल्प हो सके, और वीडियोस को प्लीज 2-3 बार देखिएगा। तो उससे फायदा आपका ये होगा कि आपको चीजें माइंड में स्टक कर जाएंगी, माइंड में, दिमाग में चीजें छप जाएंगी, तो एग्जाम्स में दोबारा बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार एक दिन में देखिए, आज मैंने वीडियो डाला, एक बार सुबह देखिए, एक बार शाम देखिए, और अगली सुबह उठ कर उसको रिवाइज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, उसके बाद कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वीडियो में, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, जितने डिटेल में, जितने अच्छे से मैं समझाता हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं, मैंने चैनल्स देखे हैं वो एमसीक्यूज करा के भाग जाते हैं। ठीक है यार, एमसीक्यूज कोई भी करा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अब एमसीक्यूज के फॉर्म में तो क्वेश्चंस आते हैं, बट वो बहुत डिटेल में आते हैं, और उसके लिए डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।